तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और फाइनली ये वीडियो आप लोग के लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, वो भी सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th में हो तो आपको तो मालूम है कि टारगेट हम लोग का 90% है और ये 100% अचीव मैं कराऊंगा। वादा है मेरा, मैं अब दृढ़ निश्चय ले लिया हूँ कि इस चैनल से पढ़कर सभी बच्चे लाएंगे 90%। मुझे चाहे जितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, बस मेहनत अब आपको करनी है। ठीक है, 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न बात करने वाले 15। ठीक है, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा रही है हमारे चैनल पे। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, क्या पढ़ना है तो मन से। ठीक है, इस बार दिखा देना हम लोगों को। मात्र 1 महीने बाद पेपर होने वाला है, सबका 90% टारगेट, पूरी लिस्ट लगा दीजिएगा 90% का। ठीक है, और आई होप, आप विश्वास में रखता हूँ कि आप लोग लाएंगे भी। ठीक है, मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी जब आप लोग का रिजल्ट 90% आएगा तो। ठीक है, तो चलिए फाइनली अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि वीडियो उनके यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर वो जुड़े नहीं है तो हमारे चैनल से वो जुड़ जाएँ, क्योंकि इससे बेहतर मौका मिलने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको तो हम रट्टा मार दीजिए इस प्रश्न को, कि गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए जानते हैं क्यों स्थगित कर दिए गए थे। तो कह रहा है कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन की एक जुलूस निकाला जा रहा था। क्या कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के एक जिला है गोरखपुर, वहां पे चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग के दौरान एक क्या निकाला जा रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था। ये तो पहला पॉइंट आपको याद ही होना चाहिए। इसका नेतृत्व कर रहे लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। अरे बाप रे बाप, उन्होंने क्या कहा है कि वहां पे इसके जो नेतृत्व में, जो इसके सहयोग में जो लोग आंदोलन चला रहे थे, जो लोग, वहां पे पुलिस के जवानों ने उन पे क्या कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया। और जिससे भीड़ क्या हो गई, आक्रोशित हो गई। जाहिर सी बात, आप पे कोई लाठी चार्ज करेगा तो आप आक्रोश तो हो जाएंगे, गुस्सा में हो ही जाएंगे। तो वहां पे जो भीड़ हुआ आक्रोशित हो गया, तथा उसने पुलिस पर हमला कर दिया। अब वहां पे जो लोग थे वो पुलिस पे अटैक कर दिया, हमला कर दिए। और पुलिस के जवान अपनी जान बचाने को थाने में छिप गए। और वहां पे पुलिस के लोग अपने जान बचाने के लिए कहाँ पे छिपे, थाने पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर कर जला दिया। वहां के जो लोग थे वो थाने को घेर कर थाने को एक जला दिया, और उसमें एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान जलकर क्या हुए, मर गए। और इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की क्या किया, घोषणा कर दिया। और गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं की आलोचना की, किंतु गांधी जी अपने निर्णय पर अड़िग रहे। ठीक है, सिंपल है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। तो अब पूरी कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखिए, कहानी पूरी यह है कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला है, वहाँ पे चौरी चौरा नामक स्थान से एक असहयोग आंदोलन के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था। वहाँ पे भीड़ देखते हुए पुलिस ने वहाँ पे क्या किया, लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस, अब जनता वहाँ पे भड़क उठी। जनता ने क्या किया कि वहाँ पे अटैक कर दिया, किस पे, पुलिस पे। पुलिस अपना जान बचाने के थाने में छुपी और थाने को घेर कर जला दिया। उसमें एक थानेदार और 22 पुलिसकर्मियों को क्या हो गया, मौत हो गया। इसी मौत को देखते हुए गांधी को बहुत दुख हुआ और उन्हें असहयोग आंदोलन वापस लेने को कर दिया। ठीक है, वहां पे स्थगित कर दिया। बस यही तो बात है। पूरी कहानी देखिए, 2 मिनट के लेक्चर में पूरी कहानी आपको सेट हो गया। और ये हुबहू इसी तरह याद थोड़ी करना है, ये याद करने के लिए थोड़ी, मैं तो आपको समझाने के लिए बस लिखा हूँ। आप अपने तरीके से इस प्रश्न को याद कीजिएगा और अपने भाषाओं से व्यक्त करना है आपके बोर्ड एग्जाम, यानी कि पूरा यहाँ पे रट के जाएंगे क्या, इसको कोई रट पाएगा, कोई रट के नहीं जा पाएगा। इसको आपको समझ के जाना है कि हाँ भाई, असहयोग आंदोलन आखिर वापस लिया क्यों गया। बस इसकी कहानी को समझ के जाइए, चुपचाप लिख दीजिए, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है किसी क्वेश्चन को याद करने का तौर तरीका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम आप इसको मार्क लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स जो है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि ब्रेटन वुड्स समझौता है क्या आखिर में। कह रहा है कि दो विश्व युद्धों के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए भाई, जिसके द्वारा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात की गई।
ठीक है, किसको, जिसके द्वारा विश्व में आर्थिक स्थिरता को और पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात की गई थी उस समय। और इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी और सदस्य देशों के विदेश व्यापार के लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। तो ये ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था, ठीक है, उस समय। ठीक है, आई होप आपको प्रक्रिया समझ में आ रही होगी कि प्रक्रिया किस प्रकार हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और वह निर्णय औद्योगिक विश्व में आर्थिक विकास की जो पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात उसमें की गई थी। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी और इस सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा जो आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है ब्रेटन वुड्स समझौता, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, आप इसके अर्थ को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हालांकि कोई नहीं, ये तो प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसको किसी कीमत पर जिस भाषाओं से आपको समझना है, अर्थ निकालना है, उस तरह आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में कम से कम 7-8 बार प्रश्न आ चुका है। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या अर्थ है, इस बार भी आ सकता है। तो भाई हम लोग बहुत सतर्क रहना है। 90% तैयारी का मतलब बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों के एंगल को हम लोग टच करते हुए चलना है कि ताकि ये क्वेश्चन अगर टचिंग में आ जाए तो इसको मैं कैसे लिखूंगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा हो गया। प्रश्न नंबर तीसरा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है प्रश्न नंबर तीसरा कि संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट लिखिए। तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जानेंगे कि संसाधन नियोजन है क्या और संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है और 3 कारण भी हमको स्पष्ट करना है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन नियोजन। तो देखिए वो लिखेंगे कि संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से करा है कि कोई भी संसाधन नियोजन का आशय उनके उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। कह रहा है कि संसाधन विकास का जो योजना होना चाहिए वो राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होने चाहिए। और भारत में जो संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध है, कह रहा है कि भारत में जो संसाधन है बहुत मात्रा में क्या है, उपलब्ध है, लेकिन उनका विकास अपर्याप्त है। लेकिन उनका विकास क्या है, अपर्याप्त है या उन्हें असमान रूप से वितरित किया जाता है। संसाधनों के नियोजन की आवश्यकताओं निम्नलिखित कारणों से आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं कि संसाधनों किन कारणों पे आवश्यकता है भाई, तो उनका हम लोग कारण भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कारण यहाँ पे है, कह रहा है कि 3 कारण स्पष्ट कीजिए, है ना क्वेश्चन में 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो 3 कारण, पहला कि संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगनी चाहिए, संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगती है। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है। तीसरा, वर्तमान समकालीन समय में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं। और चौथा, एक स्टार लिख दिया हूँ कि इनको जो भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाए रखा जाता है। तो यहाँ पे 3 कारण, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण। तो 3 कारण हमने आवश्यक यहाँ पे इसके कारण भी बता दिया, आवश्यक क्यों है ये भी हमने डिटेल में अच्छे बता दिया, संसाधन नियोजन है क्या ये भी हमने सारी चीज़ इसमें लिख के हम आपको अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। बस आपको इन प्रश्नों को नोट करके और याद करके एग्जाम में पहुँचना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको प्रश्न नंबर तीसरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर चौथा क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकथाम के लिए कैसे कदम उठाएंगे, ठीक है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये प्रश्न वेरी मोस्ट आईएमपी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए कैसे हम इसको देखेंगे कि जल व वायु के प्रभाव से, कह रहा है कि जल और किसके, वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत का बहाकर या उड़ाकर स्थानांतरित होना ही मृदा क्षरण कहलाता है। सबको मालूम है कि मृदा क्षरण क्या होता है कि अगर जल है, वायु है, उसके द्वारा भूमि की ऊपरी परत को अगर बहा के, अगर पानी द्वारा बहाकर, हवा द्वारा उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया ही मृदा क्षरण कहलाती है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस
अब फिर देखिए आगे लिखिए, मृदा पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है। जो मृदा है वो पृथ्वी का एक अमूल्य संसाधन है और मानव जीवन का अस्तित्व मृदा पर ही क्या है, निर्भर है। मृदा ही नहीं रहेगा तो फसल कैसे होगी, फसल नहीं होगा तो जीवित कैसे रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे वह भोजन हुआ, वस्त्र हुआ आदि की पूर्ति कहाँ से होती है, मृदा द्वारा ही क्या होती है। इसके अतिरिक्त मृदा सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है तथा मृदा पर विभिन्न वनस्पतियां उत्पन्न होता है जिनसे पर्यावरणीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। जीव जंतुओं की आवास व भोजन भी क्या होता है, प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था और इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आप आगे से इस प्रश्न को जानते हैं कि मृदा अपरदन कैसे होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, इसके क्या कदम होंगे, क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो आई होप अच्छे तरीके से डिटेल में हमने क्लियर कर दिया और अच्छे से इसको लिख कर और याद करके ही आप एग्जाम में पहुंचिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 था और बहुत सारा प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। क्या है कि बांगर और खादर में अंतर बताना है कि बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है। तो एक साइड बांगर है, एक साइड आपको खादर बना लेना है। तो बांगर में पहला पॉइंट आपको लिखना है कि मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। कह रहा है कि कोई भी मैदान उसकी अगर पुरानी मृदा है ना, पुरानी जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। खादर क्या होता है, तो यह नई तलछट द्वारा निर्मित हुई, नई तलछट मृदा द्वारा निर्मित क्या कहलाता है, खादर कहलाता है। ठीक है, फिर लिखिए दूसरा पॉइंट बांगर में, यह मैदान का ऊंचा भाग होता है। यह मैदान का ऊंचा भाग होता है जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है, वो बांगर कहलाता है। खादर यह मैदान का निचला भाग होता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है। कितना सुंदर सुंदर अंतर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें वह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा होती है, मतलब कि बांगर कम उपजाऊ मृदा होती है लेकिन खादर वो अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मृदा होती है। इसके बाद इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इस मृदा में तलछट के जमाव में भिन्नता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 4 अंतर हमने आप लोगों को बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछता है कि बांगर और खादर में अंतर बताने के लिए। तो आई होप क्लियर कर लेंगे इसे आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, कि बांगर और खादर में अंतर क्या होता है, नोट करके याद कर लीजिएगा। चलिए, रुकना नहीं है बिल्कुल, एकदम आगे बढ़ते चलना है, मन से पढ़ते चलना है और 90% लाना है। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए भाई देखते हैं कि भारतीय जो वन है उनके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का लिस्ट यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग दिखाई देगा। पहला क्या है, पहला विशेषता उसकी कि विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता, विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता पहली विशेषता है भारतीय वनों की। लिखेंगे इसमें कि भारत की भौगोलिक एवं जलवायु विविधता तथा उच्चावच के कारण विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमारे भारत में देखिए अलग अलग जलवायु है, अलग अलग जलवायु विविधता तथा उच्चावच के कारण अलग अलग वन पाए जाते हैं और इनमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्वपाती वन, शंकुधारी वन तथा अल्पाइन वन प्रमुख हैं। तो ये तो आपको विभिन्न प्रकार के वनों का उपलब्धता हो गया। दूसरा, आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। कह रहा कि आर्थिक रूप से जो संपन्न वन होंगे उनकी संपदा क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे लिखना आपको कि भारतीय वनों में जो आर्थिक रूप से लाभदायक वन संपदा पाई जाती है, वनों से इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, औषधियों आदि पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, प्राप्त होती है। ये आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है कि पर्णपाती वनों की अधिकता। तीसरा क्या है, पर्णपाती वनों की अधिकता। इसमें लिखेंगे कि भारतीय वनों में जो सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हैं और यह वन क्या कहलाते हैं, शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पर्णपाती वनों की अधिकता मतलब कि भारतीय वनों में जो सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले होते हैं और यह जो वन है ना, शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। इसके बाद चौथा है वन्य जीवों से समृद्ध वन। चौथा हेडिंग आपको लिखना है वन्य जीवों से समृद्ध वन। भारतीय जो वन वन्य जीवों से काफी समृद्ध है, जो भारतीय वन है वो वन्य जीवों से काफी समृद्ध है। वनों की भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार इनमें विविध प्रकार के वन्यजीव, पशु पक्षी तथा कीट पाए जाते हैं। ठीक है, ये चौथी हेडिंग में डाल देना है। 5वीं लास्ट हेडिंग है प्रजातीय विविधता। कि प्रजातीय विविधता क्या है, तो भारतीय वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की तथा पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि जैव विविधता को प्रोत्साहित
करती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह आपका भारतीय वनों की प्रमुख विशेषता था। 5 हमने विशेषता लिख के हेडिंग के द्वारा आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। इसी तरह हेडिंग बना के आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, समझ लीजिए इस बार। चलिए, प्रश्न नंबर 6 था, क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभों को उल्लेख करना है। दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभों को, तो चलिए देख लेते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। क्या? पहला कि इस परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल बाढ़ मुक्त हुआ है। क्या? इस परियोजना के कारण जो पश्चिम बंगाल बाढ़ मुक्त हुआ है इस परियोजना के कारण, और इसके अतिरिक्त बाढ़ से होने वाली मृदा क्षरण, भूमि क्षरण की समस्या से भी क्या हुई है? मुक्ति मिली है। ये तो पहला आप लोगों का लाभ हुआ दामोदर घाटी परियोजना से। दूसरा क्या लाभ हुआ कि इस परियोजना से लगभग 6600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है, और जिसका उपयोग झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। 6600 मेगावाट की विद्युत उत्पन्न हो रही है, और जहाँ जहाँ कमी हो रही है झारखंड और पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे उसको भेजा भी जा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है कि इस परियोजना के द्वारा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है। बहुत अच्छी बात, जिससे खद्यानों एवं जूट का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी लाभ यहाँ पर हुआ है दामोदर घाटी परियोजना से। वही पूछा था कि दामोदर घाटी परियोजना के 3 लाभ बताइए, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से तीनों लाभों बताया, और आपके दिमाग में तो फिट हो गया। वही चीज़ जाके आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 7वां क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ेंगे, और प्रश्न नंबर 8वां जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताना है। कह रहा है कि जल दुर्लभता क्या है, इसका 3 मुख्य कारण बताना है। तो चलिए जानते हैं जल दुर्लभता क्या है। कह रहा है जल की मांग की तुलना में मात्रा का कम होना जलाभाव कहलाता है, अथवा जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए यदि जल की कमी अनुभव की जाए तो जल दुर्लभता कहते हैं। कह रहा है कि जल, देखिए, कह रहा है कि जल होने के बावजूद भी जल का अभाव प्रकट हो, वही जल दुर्लभता कहलाती है। कह रहा है कि आपके यहाँ पे जल है लेकिन जल की कमी है। कह रहा है कि जल है लेकिन जल आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? जल दुर्लभता कहलाता है। जैसे आपको पास खाना बगल में रखा गया लेकिन आप खा नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे खाने की कमी कहलाएगी, खाने की दुर्लभता कहलाएगी। इसी तरह यहाँ पे जल है लेकिन जल की कमी, जल पूर्ति नहीं कर पा रहा है किसी इच्छाओं को, तो वहाँ पे जल दुर्लभता कहलाएगा। तो ये कह रहा है जल की मांग की तुलना में मात्रा का कम होना जलाभाव कहलाता है। कह रहा है कि जल की जितनी मांग है उतनी जल उपस्थित नहीं हो पा रहा है। जल है लेकिन मांग के अनुसार वो जल उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा है, वही जल दुर्लभता कहलाता है। कह रहा है कि कारण भी पूछा था कि इसके 3 मुख्य कारण बताइए। तो देखिए, मुख्य कारण निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला, जल का अति दोहन, बहुत ज़्यादा जल आप नुकसान कर रहे हैं। जल का अत्यधिक उपभोग कर रहे हैं। जल संसाधनों का असमान वितरण, जल का प्रदूषण हो रहा है। ये सभी जल दुर्लभता के कारण हैं, ठीक है। इसको आपको पॉइंट वाइज इस तरह ब्लैक पेन से लिख देना है, पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 8वां था कि जल दुर्लभता क्या है, 3 कारण हमने अच्छे से लिख दिया है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 8वां क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को अच्छे से। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन करना है। कह रहा है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन करना है। तो देख लेते हैं कि भारतीय कृषि की समस्या उत्पादकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है 3। पहला, कृषि की वर्षा पर निर्भरता, कृषि की वर्षा पर क्या निर्भरता। दूसरा, कृषि जोतों का छोटा आकार, और तीसरा, कृषि की पारंपरिक तकनीकी। यह सभी भारतीय कृषि की 3 समस्या है। पहला कि कृषि की वर्षा पर निर्भरता, हम लोग जो खेत फसल उगाते हैं वर्षा पर निर्भर रहते हैं। वर्षा होगी तो ठीक पानी होगा, नहीं होगा तो नहीं। हम लोग किसी दूसरे साधन से पानी नहीं ला के अपना फसल सींचते हैं, तो वर्षा पे निर्भरता भी आपका भारतीय कृषि की क्या है, समस्या है। और कृषि जोतों का छोटा आकार, जो छोटा आकार पहले की अपेक्षा जो आप लोग हल वगैरह से जोतते थे, तो वहाँ पे मिट्टी को अच्छे से खुदाई नहीं कर पाते, वहाँ पे फसल अच्छे से नहीं उग पाती है। आजकल की तो रोटावेटर चल रहा है, तो रोटावेटर से अगर जोतते हैं तो फसल अच्छी होती है। लेकिन वही कह रहा है कि कृषि जोतों का छोटा आकार अगर इस्तेमाल करेंगे तो भारतीय कृषि की समस्या बनेगी ही बनेगी। और कृषि की पारंपरिक तकनीक, अलग अलग तकनीक, पहले पुरानी जो तकनीक है वही आदमी उसी से इस्तेमाल से अपना फसल करना चाहता है, तो उसमें भाई भारतीय कृषि में समस्या होगा ही। आजकल की जो न्यू तकनीकी है उसे अगर आप किया जाए तो समझ लीजिए कि फसल अच्छी उगेंगी। उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाए तो फसल अच्छी उगेंगी, ठीक है। तो यह भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन के लिए था, तो 3 हेडिंग आपको बना के लिख देना है, बस इस तरह पॉइंट वाइज पूरा नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 10वां देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है
कह रहा है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं धात्विक खनिज किसे कहते हैं। कह रहा है वे खनिज जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। कह रहा है वे खनिज जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, टंगस्टन हुआ, धात्विक खनिज है। लौहांश पाए जाने के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला लौह खनिज, लौह अयस्क जो कि मैग्नीज है। दूसरा अलौह खनिज जैसे तांबा, बॉक्साइट, सीसा है। तो एक लौह खनिज, एक है अलौह खनिज। लौह खनिज में जैसे आपका मैग्नीज हुआ, लौह अयस्क, और अलौह खनिज में तांबा, बॉक्साइट, सीसा हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि धात्विक खनिज है क्या। ठीक है, और धात्विक खनिज को दो खनिजों के नाम भी बताना था, तो दो खनिजों का नाम भी आप लोगों को लिख दिया होंगे ताकि नंबर पूरा आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और इस बार भी बनेंगे और आराम से करके चले आइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। देखिए प्रश्न यह है कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। भारत में खनिज तेल के दो स्रोतों के नाम भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है। तो कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के रूप में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत को शामिल किया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को ऊर्जा उत्पादन का मूल स्रोत माना जाता है। कह रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं उसको ऊर्जा का क्या, ऊर्जा उत्पादन का मूल स्रोत माना जाता है। और प्रारंभिक काल से ही जो ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। सिंपल बात। इन स्रोतों को वर्तमान समय में क्या हम कहते हैं, पर्यावरणीय के अनुकूलन नहीं माना जाता है। कह रहा है कि इन स्रोतों को वर्तमान समय में पर्यावरण के अनुकूलन नहीं माना जाता है। बॉम्बे एवं गुजरात को कच्छ क्षेत्र भारत के दो प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कह रहा बॉम्बे और गुजरात, पूछा था ना कि दो क्षेत्रों के नाम बताइए, तो बॉम्बे और गुजरात क्षेत्रों का नाम भी आपको बताना है। ठीक है, बाकी तो आप जानेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अच्छे से लिखा है, तो नोट करके और याद करके आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर क्या 11 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। बताना है कि सड़क परिवहन के 3 गुण। तो सड़क परिवहन के गुण निम्न है। कौन कौन 3 गुण। पहला गुण है कि सड़क परिवहन के निर्माण लागत बहुत कम। ये पहला गुण कि सड़क परिवहन की निर्माण लागत बहुत कम होती है। दूसरा, अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ व विक्षित भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है, मतलब उबड़ खाबड़ पे भी सड़क आप बना सकते हैं। ये दूसरा गुण है सड़क परिवहन का। तीसरा कि सड़क परिवहन घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामानों की ढुलाई में लागत भी अपेक्षाकृत कम होता है। कह रहा है कि सड़क परिवहन अगर सड़क की मदद से आप पूरा घर तक पहुंच जाएंगे और वहां से सामान ढोकर भी घर ले जा सकते हैं और कम लागत में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सड़क परिवहन के 3 गुण हमने बता दिया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 12 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न बनना तय है। इसी प्रकार प्रश्न बनते हैं, बने हैं, अब बनेंगे भी। ठीक है, इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम में। और एक प्रश्न आप लोग जो हमारे स्टूडेंट होते हैं एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं, इसके 2 महत्व बताइए। कह रहा है कि पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं, इसके 2 महत्व बताना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त जो प्राकृतिक गैस, क्षेत्र से उपलब्ध गैस, शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है पाइपलाइन के परिवहन के कारण। ठीक है, तो क्लियर होगा। पाइपलाइन द्वारा परिवहन के महत्व जो निम्नलिखित हैं कि पाइपलाइन का क्या महत्व है देखते हैं। तो पहला कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों के माध्यम से गणतंत्र स्थान तक पहुंचाया जाता है। जो भी ठोस पदार्थ होता है उसको गला दिया जाता है, तरल पदार्थ बनाकर पाइपलाइनों के साथों से पहुंचाया जाता है। और दूसरा कि पाइपलाइन बिछानों की प्रारंभिक लागत अधिक है लेकिन चलाने की लागत न्यूनतम। कह रहा है पाइपलाइन बिछानों की प्रारंभिक लागत तो अधिक है लेकिन जब से चलने लगेगा तो उसकी लागत न्यूनतम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं, इसके 2 महत्व भी हमने बता दिया। तो ये प्रश्न बना है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न बन चुका है, तो इस बार भी बनने का चांस पूरा है। और इसको आपको एक बार पढ़ लिया आपने ना तो अपने दिमाग में आपके सेट हो गया, जाके लिख दीजिएगा आप। चलिए प्रश्न नंबर 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। प्रश्न नंबर 14 कि सत्ता की विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि सत्ता की जो विकेंद्रीकरण है उनमें स्थानीय जो शासन की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे आप कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम वर्ष
1993 का संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। कह रहा है जो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम वर्ष कब 1993 का जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को और अधिक शक्तिशाली व स्वशासी बनाने का कार्य किया गया। स्थानीय स्वशासी जो निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। ठीक है, चलिए इस यहाँ तक आपने लिख लिया ना। सत्ता की विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताओं को वर्णन करना है। तो पहले आपने जाना कि विकेंद्रीकरण है क्या। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं कि इसकी विशेषताएं विकेंद्रीकरण की। पहला कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए स्थानीय शासन में भागीदारी के लिए सीटें को क्या कर देना, आरक्षित की गई। ये तो पहला आप लोगों का विशेषता है। दूसरा, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। और तीसरा कि प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। तो यहाँ पे 3 हमने विकेंद्रीकरण की विशेषता आपने लिखा है, यहाँ पे नोटिस कर लीजिए। और ये प्रश्न वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए, दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न नंबर 15 क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। कि दबाव समूह किसे कहते हैं और राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो एक साइड आप दबाव समूह रेडी बनाइए, दूसरे साइड राजनीतिक दल। और दबाव समूह में पहला पॉइंट लिखना है आप लोगों को कि दबाव समूह का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है। कह रहा है कि जो दबाव समूह का नेतृत्व होता है केवल एक नेता के द्वारा होता है। लेकिन राजनीतिक दल में, तो राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं। राजनीतिक दल में क्या होते हैं, अनेक नेता होते हैं। पहला, दूसरा पॉइंट लिखिए दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है। दबाव समूह में पूरा का पूरा एक वर्ग ही शामिल होता है। लेकिन राजनीतिक दल में, तो राजनीतिक दल में कुछ चुने गए लोग ही शामिल होते हैं, जो चुने जाते हैं उस दल के लिए मेंबर होते हैं वही शामिल होते हैं। लेकिन इसमें तो पूरा का पूरा वर्ग ही शामिल हो सकता है दबाव समूह में। फिर दबाव समूह में तीसरा है कि दबाव समूह सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं। कह रहा है कि दबाव समूह सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाते हैं। लेकिन राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। इनका सत्ता पर नियंत्रण भी होता है। ठीक है, इनका सत्ता पर नियंत्रण भी होता है, इसलिए वो जो राजनीतिक दल होता है उसको भूमिका अच्छे से निभाते हैं। लेकिन यह दबाव समूह सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दबाव समूह और राजनीतिक दल में आप लोगों को अंतर भी विभेद किया। ठीक है, बताया। तो जैसा कि आपने देखा 15 महत्वपूर्ण हमने आप लोगों को लघुत्तरीय सामाजिक विज्ञान के बताया। अगर 15 तैयार है तो आपका दिमाग इतना ग्रोथ हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप उसको आसानी से हैंडल कर पाएंगे, अपनी भाषाओं में व्यक्त कर पाएंगे और नंबर ला लेंगे आप। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। मिलेंगे एक छोटे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।